नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पंचायती राज का भाग दूसरा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पंचायती राज का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पंचायती राज के में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए कौन कौन सी कमेटी गठित की गई, इस चीज के बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में आधुनिक पंचायती राज का जन्म कैसे हुआ। तो भारत में आधुनिक पंचायती राज का जो जन्म हुआ वो राजीव गांधी के सरकार में हुआ। इस वजह से हम लोग भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को मानते हैं। अगर बात की जाए तो राजीव गांधी 1989 में लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करते हैं और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे वो पहली बार लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 64वां अमेंडमेंट बिल वो लाते हैं। और ये जो बिल होता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, और दूसरा जो बिल होता है वो 65वां संशोधन विधेयक ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेटिव यानी नगर पालिकाओं के लिए होता है। तो राजीव गांधी 1989 में पंचायती राज के विकास के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करते। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि शायद 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार किस संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक के द्वारा पंचायती राज लाने की प्रावधान किया गया। तो पहला संविधान संशोधन आपसे पूछा जाता है तो 64वां। लेकिन हम लोग को पता है कि 1989 में ही राजीव गांधी की सरकार भंग हो गई, यानी कि लोकसभा भंग कर दी गई, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। और हम लोग को पता है कि अगर कोई भी बिल लोकसभा में पास हो और लोकसभा भंग कर दी जाती है तो वो बिल जो है वो राज्यसभा की तरफ नहीं जाता है, वहीं पे वो बिल समाप्त हो जाता है। तो सेम केस इस सर के साथ हुआ कि 64वां संविधान विधेयक बिल जो था वो क्या हुआ, लोकसभा भंग होने के साथ ही ये समाप्त हो गया, आगे नहीं जा पाया। फिर आगे क्या होती है कि आगे के 2 वर्ष में यानी कि 1989 से लेकर के 1991 तक मुश्किल से 2 वर्षों में 2 सरकार, वो भी गठबंधन की सरकार थी, वो चल पाई, जिसमें वीपी सिंह की सरकार थी और चंद्रशेखर की सरकार थी, है ना। और हम लोग को पता है कि 1991 में राजीव गांधी का चुनाव प्रचार के समय में क्या हुआ, हत्या कर दिया गया, जिसके बाद से हम लोग को पता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी उनको क्या मिला, सहानुभूति मिली और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। और इस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बन के आए, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और राजीव गांधी के द्वारा जो प्रयास किया गया था 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन, इसको क्या किया गया, उनकी स्मृति के रूप में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन विधेयक बिल कहाँ पे लाया गया, लोकसभा में लाया गया, और ये जो बिल है वो पास कर लिया गया, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन बिल जो है ये कब लाया गया, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस सरकार की अध्यक्षता में 1992 में क्या लाया गया था, संविधान संशोधन बिल, 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, तो पीवी नरसिम्हा राव में। फिर और जब ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो ये क्या कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो 1993 में लागू हुआ, 1993 में यह लागू हुआ। और किस तारीख को लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को। और जिस दिन ये लागू हुआ उसी दिन से हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं कि जो ये 73वां संविधान संशोधन जो किया गया, ये क्यों किया गया, ये तो पहले ही से आर्टिकल नंबर 14 में मेंशन किया गया था, तो ये करने से क्या बेनिफिट मिला, तो इसके करने से बहुत सारी बेनिफिट हुई। क्या बेनिफिट हुई, इस चीज के बारे में हम लोग हल्का सा बात किए थे पिछले क्लास में। इस क्लास में भी हम लोग थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, अभी हम लोग प्री के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन हर वो टॉपिक जहां से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है उसको पढ़ लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो वो भी ना छूट सके, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसी वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ओके। उसके बाद देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं हुई, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको बड़ी बारीकी से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया,
तो इसको संवैधानिक दर्जा मिली। किस चीज का मिला संवैधानिक दर्जा? पंचायती राज को। तो अब पंचायती राज में जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो इसको स्वाभाविक सी बात है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में जहां पे क्या किया गया था, इसको अनफोर्सेबल बनाया गया था, तो इसको फोर्सेबल बनाया जाना था। तो इसको आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 के ओ तक, है ना, आर्टिकल नंबर 243 के ओ तक इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में नहीं पूछा हुआ है लेकिन आरएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, आर्टिकल नंबर 243, आप लोगों को पता होगा कि आप सोच रहे होंगे 243 पहले से रहा होगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक जोड़ा गया, यानी कि टोटल 15 आर्टिकल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243 खुद में है, इसको भी काउंट करना है और यहां से लेकर के 243 ओ तक जाना है, यानी कि टोटल इसमें 16 आर्टिकल है, 16 अनुच्छेद को जोड़े गए। तो आप पूछेंगे कि 16वां यानी कि 243वां आर्टिकल क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 243, इसमें जब हम लोग शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो हम लोग को पता था कि राज्य को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी और डी कैटेगरी में। तो उसी चारों कैटेगरी का जिक्र आर्टिकल नंबर 243 में था, जो 1993 से पहले निरस्त कर दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243 फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, और यहाँ से 243 ओ तक इसको ब्रीफ किया गया और इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसकी एक विशेष। दूसरी बात है, संवैधानिक दर्जा में देखेंगे इसको कहाँ जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, है ना। और अगर बात किया जाए तो कौन सा भाग इंट्रोड्यूस किया गया, तो 9वां भाग इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि 9वां भाग 11वीं अनुसूची आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। अगर आप लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक देखेंगे तो वहां पे यहीं पे आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसमें और क्या प्रावधान किया गया। तो दूसरी विशेषता इसमें आती है, ग्राम सभा का गठन किया गया। तो ग्राम सभा का गठन कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 में 243 यानी कि पहला आर्टिकल ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारतीय संविधान में ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो आर्टिकल नंबर 243 पहला आर्टिकल परिभाषित करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा होता क्या है, कभी कभी बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्या बार बार पूछता है ग्राम सभा क्या होता है। तो आप लोग जान जाइए, जब हम लोग पंचायती राज को 3 स्तरीय बांटते हैं, ग्राम लेवल, पंचायत लेवल पे, खंड लेवल यानी ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे, तो ये जो ग्राम सभा होता है वो पंचायत स्तर पे होता है। पंचायत स्तर पे उस पंचायत के अंदर जितने भी मतदाता सूची में नामित व्यक्ति है उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट करके आता है, क्या कि एक ग्राम सभा के अंदर, है ना, एक गांव, 4 गांव या 5 गांव के सदस्य के समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, समूह, गांव के समूह से कोई मतलब लेना देना नहीं है, यहाँ पे गांव में जो भी मतदाता सूची के सदस्य है उनसे ये ग्राम सभा की परिभाषा परिभाषित होती है। तो यहाँ पे हमको 2 चीजें रखना है कि उस ग्राम, जहाँ पे उस पंचायत के अंदर जितने भी सदस्य हैं और उनका मतदाता सूची में नाम है उनको, और दूसरा चीज क्या है कि एक ग्राम सभा के अंदर एक गांव या कई गांव भी आ सकती है, यानी मोर देन 1, ये भी आप लोग को याद रखना है। दूसरा बात यहाँ पे याद रखने वाली क्या है ग्राम सभा के अंदर, कि ग्राम सभा का जो बैठक होगा वो वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से करना है। लेकिन आपको ये पता होगा कि कभी कभी क्वेश्चन न्यूनतम दिया हुआ था, निम्नतम 2 बार, है ना, और कभी कभी अधिकतम पूछ लेता है कि अधिकतम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतम नहीं जिक्र किया गया है, और अधिकतम हम लोग अगर 365 के 365 दिन भी बैठक करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, तो ये ग्राम सभा जो है तो वो कौन कौन सा काम करेगी, तो इस चीज के बारे में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के ए में, है ना, कि अनुच्छेद नंबर 243 के ए में ये लिखा हुआ है कि ग्राम सभा वही कार्य करेंगे जो उस राज्य के विधानसभा द्वारा परिभाषित हो। ठीक है, यानी कि इनके पावर को, इनके वर्क को किसके द्वारा एलोकेट किया गया है, तो वहां के लेजिस्लेचर काउंसिल के द्वारा किया गया है ना।
उसके बाद इसमें बात कर ले कि ग्राम सभा का जब बैठक होगी तो उसकी गणपूर्ति क्वारम कितनी होगी, तो उसकी गणपूर्ति कितनी होगी 1/10, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी तीसरी विशेषता क्या है, 3 स्तरीय संरचना। देखिए यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, इस चीज को भी देखिए। 3 स्तरीय, हम लोग जानते हैं कि अशोक राय मेहता उनके रिकमेंडेशन में भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की गई वो 3 स्तरीय की गई। तो क्या हर हाल में 3 स्तरीय रहेगी, ऐसा क्वेश्चन, केवल 3 स्तरीय प्रावधान। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा वर्ड करता है कि भारतीय संविधान में केवल 3 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है, ऐसा अब बीपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, केवल अगर लगा दे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि वैसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम हो, ठीक है, वहां पे 2 स्तरीय पंचायती राज होंगे। ठीक है, तो 2 स्तरीय क्या होगा, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जो पंचायत लेवल पे होगा वो होगा, लेकिन खंड स्तर पे नहीं होगा। क्या होगा, पंचायत स्तर पे होगा और जिला स्तर पे होगा, यानी 2 स्तरीय प्रावधान किए गए हैं। कहां पे, उन स्टेट में जहां की आबादी कितनी है, 20 लाख से कम है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आरक्षण का बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और वहां पे आरक्षण की बात ना हो तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आरक्षण की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 243 के डी में, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में आरक्षण की बात की गई है। यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, महिलाओं के आरक्षण का जिक्र अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। और यहाँ पे भी SC ST है ना, ये यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जिक्र किया गया है, और महिला का सीट जो है वो 1/3 किया गया है, यानी कि जितने भी सदस्य इसमें कैंडिडेट होंगे, अगर बिहार में अगर बात कर लेते हैं 800 पंचायत है, तो 800 पंचायत के 1/3 सीट पे क्या होगी, महिला को आरक्षण दिया गया है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि महिला को 1/3 दी गई है, SC ST को दिया गया है, तो ओबीसी के बारे में क्या है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा, तो उस स्टेट का विधानसभा जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उस स्टेट में ओबीसी को कितना वो रिजर्वेशन देता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए ये महिला का जो आरक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला में हुआ क्या कि महिला को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1/3 रिजर्वेशन देता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जो महिला को क्या किया, 1/3 रिजर्वेशन को बढ़ा के 1/2 कर दिया, यानी कि आधा 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट था मध्य प्रदेश। उसके बाद ये श्रृंखला बढ़ती गई। वर्तमान में 13 से 14 स्टेट है जो क्या कर दिया है कि महिला को 50%। अब हम लोग को पता है जब आधा से अधिक राज्य किसी भी चीज को लागू कर देता है तो उसके बाद हमारा जो सदन है, वो लोकसभा जो है, वो क्या करता है, उस चीज के बारे में एक विचार करती है, कमेटी का गठन करता है, और कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे या वहां के जो मेंबर होते हैं, जो परमानेंट समिति होती है, उनकी सिफारिश पे भी एक ऐसा बिल लाता है जिसमें किया जाता है कि लगभग सभी राज्यों में क्या 1/2 यानी कि 50% आरक्षण कर दिया जाए। तो बिल्कुल हमारे संविधान में भी यही किया गया कि महिला का जो सीट था 1/3 से बढ़ा करके 1/2 यानी 50%, 33% से बढ़ा करके कितना करने के बाद किया गया 50%। इसके लिए 110वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, जो अभी तक पास नहीं किया गया, ये विधेयक है। ठीक है, ये पारित नहीं हुई है, बिल है। ओके, तो अभी तक 1/3 है। उसके आगे हम लोग चलते हैं, योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए योग्यता अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 के F में, आर्टिकल नंबर 243 के F में ये लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो उस पंचायत का यानी उस ग्राम सभा का सदस्य हो और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, उस क्षेत्र से क्या चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पे न्यूनतम आयु 21 वर्ष की गई है, और ये जिक्र किया गया अनुच्छेद नंबर 243 के F में। ओके, उसके अलावा क्या गया, इसके अलावा कोई अन्य योग्यता होती है
तो वो योग्यता उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। जैसे इस बार बिहार क्या किया है कि बोला है कि वैसे लोग जो शादीशुदा है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा स्टेट होता है जो कहता है कि वैसे स्टूडेंट की बात आ गई, वैसे कैंडिडेट जो जिनके 2 ही बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे ये करने वाला पहला स्टेट राजस्थान था, जो बोला कि वही ये काम कर सकते, लड़ सकते चुनाव जिनके पास क्या होना चाहिए कि 2 ही बच्चे हों। ठीक है, तो ये योग्यता विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आप योग्यता के बारे में देखिए। फिर आता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 में इनके कार्यकाल का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इनके पहले बैठक से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, और यदि किसी भी परिस्थिति में यह सदन भंग कर दी जाता है या कोई रिक्त स्थान रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर उसको भर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 माह लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में ये बात जिक्र कर दिया गया, जबकि इससे बड़े पोस्ट उपराष्ट्रपति में आप देखेंगे यथाशीघ्र भर लिया जाएगा। यथाशीघ्र में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, उसमें 1 साल 2 साल या हो सकता है कि 3 साल भी ना रहे, है ना, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। ओके, तो कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। रिक्त हो जाने पर ये क्या होगा? 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा, और ये जो भरा जाएगा वो क्या होगा? आगे के जो समय है उसके लिए किया जाएगा, ना कि इनका यहाँ से टर्म 5 साल का होगा। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। फिर आ जाते हैं इनका कार्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। आर्टिकल नंबर 243 का जी क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 243 में इनके 29 कार्य को लिखा गया है, 29 कार्य इनको सूचित किया गया है। और ये जो कार्य है 29 कार्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सूची नंबर 11 में। भारतीय संविधान का जो सूची है, अनुसूची है, अनुसूची के 11वें में मिलेगा आपको 29 कार्य। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा बात है जिसको आप लोग जान जाए, क्या सारे स्टेट क्या 29 कार्य को करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो राज्य विधानमंडल है उनके पास ये पावर है कि उसमें से कितने कार्य को अपने स्टेट में प्रभावी करता है या छोड़ देता है। जैसे बिहार 29 to 29 ही करता है, उत्तर प्रदेश 23 के आसपास करता है, हरियाणा 18 के आसपास करता है। ऐसे ही कुछ स्टेट है, लेकिन बिहार जो है 29 के 29 कार्य करता है। हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन 29 वर्ग को वो अपने लिस्ट में रखे हुए हैं। उसके आगे आते हैं राज्य वित्त आयोग, है ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। राज्य वित्त आयोग क्या है? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग बना दिए हैं तो क्या इनके पास पैसा कहां से आएगा? तो हम लोग को पता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राज्य वित्त आयोग, है ना, कि राज्य वित्त आयोग संविधान की शुरुआती दौर से क्या संविधान में उल्लेखित है? तो बिल्कुल भी नहीं। जो राज्य वित्त आयोग है ये 1992 के अमेंडमेंट में, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ दिया गया, और ये अनुच्छेद नंबर 243 के आई में, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, 243 के आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको आप देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग, है ना, यहाँ से थोड़ा सा स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो राज्य वित्त आयोग है वो अगर हम लोग बात करें पंचायती राज में, और तो 243 के आई में है, और अगर नगर पालिका का बात करें तो 243 के वाई में है। ओके, उसके बाद देखिए, अगर राज्य वित्त आयोग का बात किया जाए तो ये इसमें कितने सदस्य संस्था है? तो भारतीय संविधान में इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। और ये कौन कौन से कार्य करते हैं, है ना, इस कार्य को लेकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि राज्य वित्त आयोग है वो सिर्फ वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, या अनुदान की मांग करता है, या जो केंद्र का वित्त आयोग होता है उसके द्वारा दिए गए पैसे का कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है, या राज्यपाल के द्वारा दिए गए किसी अन्य कार्य को भी करता है। तो याद रखिएगा, जो राज्य वित्त आयोग है वो राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य को भी करता है। ओके, उसके आगे हम लोग चले आते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 के तहत
यह लिखा गया है कि राज्य में चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए, राज्य में सुचारू रूप से, अब देखिए, क्योंकि अगर भारत का चुनाव आयुक्त देखे और राज्य चुनाव आयोग देखे, तो चुनाव आयोग को अगर देखा जाए जो केंद्र सरकार का है, यानी कि आर्टिकल नंबर 240, हेलो